हेलो साथियों, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज की जो क्लास है काफ़ी मज़ेदार होने वाली क्लास है, ठीक है। और इसमें आपको थोड़ी एडवांस लेवल की प्रैक्टिस मिलेगी। मतलब प्रैक्टिस तो है, मतलब कह सकते हैं इसे हम बेसिक टू एडवांस। बेसिक टू एडवांस, क्लियर। ये जो बेसिक टू एडवांस हमारी प्रैक्टिस है, इसमें हम ओनली 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। अभी 10 क्वेश्चन केवल 10 क्वेश्चन ही नहीं होंगे, 10 क्वेश्चन आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी नॉलेज देकर जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा हर क्वेश्चन को 360 घुमाने की। 360 का मतलब यानी कि जितने भी हमारे ऑप्शंस है कि उनको भी क्लेरिफाई करने की कोशिश करूँगा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो शायद ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो सकता था। क्लियर? तो आई होप आप क्लास के एंड तक बने रहोगे। और मेरी एक रिक्वेस्ट है क्लास को स्टार्ट करने से पहले। नहीं, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप इसे शेयर करो, लाइक करो, वो तो आपका मन है, ठीक है? अगर आपको अच्छा लगे तो करना, वो दिल की बात होती है बच्चे। हज हर कोई इंसान दिल से ही काम करता है, ठीक है? किसी से ज़बरदस्ती नहीं करवाया जा सकता। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि अगर आप हमारी क्लास को पर डे देखोगे इसे, तो इससे क्या होगा, आपका एक लेवल पहुँच जाएगा आपके एग्ज़ाम तक। जैसे मान लो कोई बच्चा एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है, या सीपीओ की, या किसी दूसरे एग्ज़ाम की स्टेनो की तैयारी कर रहा है, तो उसका लेवल अभी मान लो जैसे 10 क्वेश्चन में से किसी के 2 सही हो रहे हैं, क्लियर? तो टेंशन नहीं लेना बच्चे। आज 2 सही हो रहे हैं, लेकिन कल को 10 बटे 10 भी सही हो जाएँगे आपके। लेकिन हर चीज़ को टाइम देना पड़ेगा। जब हम बॉर्न हुए थे, पैदा हुए थे हम, तो क्या पहले दिन ही चलने लगे थे हम? क्या पहले दिन ही यूट्यूब पर हम इंग्लिश की क्लास देख रहे थे क्या? नहीं ना। तो हर चीज़ का टाइम लगा, धीरे-धीरे हम बैठे, गिरे, फिर चले, फिर हम भागने भी लगे, और आज हम देख लो दौड़ते हैं और काफ़ी सारे काम करते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपनी क्लासेस को कंटिन्यू रखना और बर्डन ना चढ़ाना, डे बाय डे क्लास देखते जाना। बस ओनली संडे ऑफ रहेगा आपका, बाकी किसी दिन ऑफ नहीं रहेगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, पहला क्वेश्चन हमारा ये है। द नीडी चाइल्ड वेंट टू ए फार्म टू स्टील फूड। ऑप्शन हमारा नियर बाई है, नियर है, और नियरेस्ट है, और नियरली है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा वाला सही होगा? तो फिलहाल आप अपना आंसर लगाया करो मेरे बताने से पहले। वीडियो को पॉज कर लिया करो, फिर बाद में आप देखा करो कि क्या मेरा आंसर सही है, और सही है तो क्यों सही है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। फिलहाल आंसर होगा इसका नियर बाय। अब ये नियर बाय हुआ क्यों, नियर क्यों नहीं हुआ, नियरेस्ट क्यों नहीं हुआ, और नियरली क्यों नहीं हुआ? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले एक नियर वर्ड होता है। क्या होता है बच्चे? नियर वर्ड। तो ये नियर जो वर्ड होता है हमारा, ये एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है। और नियर वर्ड जो होता है ये हमारी प्रीपोजिशन भी होता है। क्या होता है? प्रीपोजिशन। लेकिन एक नियर बाय भी हमारा, उनमें थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा, इसी ऐप में चलेगा दूसरी? बच्चे चलो इसे हम अलग से समझाते हैं ना, इस पे नहीं समझाते, अलग से समझाते हैं। आंसर हमारा नियर बाय हो गया, इधर समझाते हैं इसे। हाँ, यहाँ समझाना पड़ेगा इसे। ये तो हमारा राइटिंग थोड़ा सा उटपटा हो जाता है। आ जाओ, नियर वर्ड को देखो। नियर हमारा क्या होता है बच्चे? एडजेक्टिव होता है। और नियर हमारा प्रीपोजिशन भी होता है। क्या होता है बच्चे? प्रीपोजिशन भी होता है। अब इनको समझने से पहले हमें थोड़ा एडजेक्टिव के बारे में जानना पड़ेगा। एडजेक्टिव ये किस टाइप से यूज होता है? देखो, एडजेक्टिव होता है हमारा प्रेडिकेटिवली। प्रेडिकेटिवली यूज होता है। एक होता है हमारा एट्रीब्यूटिवली। एट्रीब्यूटिवली यूज होता है। और एक होता है हमारा पोस्ट पॉजिटिवली। पोस्ट पॉजिटिवली। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी इतनी। अभी प्रेडिकेटिवली एडजेक्टिव क्या होता है, एट्रीब्यूटिवली क्या होता है, पोस्ट पॉजिटिवली क्या होता है, इसे यहाँ समझ लेते हैं। बच्चे देखो मेरी बात सुनो। जैसे कोई सब्जेक्ट दिया है, और सब्जेक्ट के बाद कोई लिंकिंग वर्ब आ जाए। क्या आ जाए? लिंकिंग वर्ब। और यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव आ रहा है, इस सब्जेक्ट की विशेषता ये एडजेक्टिव बता रहा है। तो ये यूज कैसे हो रहा है हमारा? प्रेडिकेटिवली यूज हो रहा है। कैसे यूज हो रहा है हमारा? प्रेडिकेटिव। इसी तरह से मान लो कोई एडजेक्टिव आया, और एडजेक्टिव के तुरंत बाद कोई नाउन आया, तो इस नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? ये एडजेक्टिव। तो ये कैसे यूज हो रहा है हमारा? एट्रीब्यूटिवली यूज हो रहा है। पोस्ट पॉजिटिवली का सीन ये है कि नाउन के तुरंत बाद, नाउन या प्रोनाउन, देखो एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, किसको डिस्क्राइब करता है? नाउन या प्रोनाउन को।
नाउन प्रोनाउन क्या काम करते हैं, सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ही बनते हैं। क्लियर। तो अगर नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो वो कैसा यूज हो रहा है, हमारा पोस्ट पॉजिटिवली यूज हो रहा है। क्लियर। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये जो हमारा क्वेश्चन है इधर, तो इसका नियर बाय आंसर क्यों हुआ? नियर बाय आंसर इसलिए हुआ बच्चे, मैं तुम्हें यहाँ बता दूं थोड़ा सा, कि ये फॉर्म है, ये फॉर्म है हमारा फॉर्म, ये हमारा एक नाउन है। क्या बच्चे, नाउन। और इस नाउन के लिए हमारा कोई एडजेक्टिव आना, क्या ना, एडजेक्टिव। और नियर बाय जब भी आएगा ना, वो हमारा कैसे यूज होगा, एट्रीब्यूटिवली यूज होगा। कैसे यूज होगा हमारा, एट्रीब्यूटिवली। और ए हमारा क्या है बच्चे, आर्टिकल है। क्लियर। किसके लिए आ रहा है वो आर्टिकल, फॉर्म के लिए आ रहा है। तो नियर बाय एडजेक्टिव जब भी यूज होगा हमारा, एट्रीब्यूटिवली यूज होगा, नाउन से तुरंत पहले। लेकिन नियर कैसे यूज होगा, नियर का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि शी लिव्ड, पहले दोनों के एग्जांपल दे देता हूँ मैं। लिव्ड शी लिव्ड इन ए शी लिव्ड इन ए डैश विलेज। एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ मैं। हिज विलेज, हिज विलेज इज डैश। ठीक। एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ। द होटल, द होटल इज डैश द एयरपोर्ट। क्लियर। अब मेरी बात सुने बच्चे, ये हमारा ए आर्टिकल है और इन प्रीपोजिशन है। इस इन प्रीपोजिशन के बाद ये विलेज हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो हमारा ये क्या है बच्चे, नाउन है। तो नाउन के लिए हमें एक एडजेक्टिव चाहिए, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, नियर बाय आएगा। क्या आएगा, नियर बाय। क्योंकि नियर बाय हमारा कैसे यूज होता है, एट्रीब्यूटिवली। और एट्रीब्यूटिवली एडजेक्टिव इस तरह से यूज होता है कि नाउन से पहले आता है। क्लियर। हिज विलेज इज, हिज विलेज इज, हिज विलेज हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, जो हमारा क्या हुआ, नाउन हुआ। क्या हुआ, नाउन। इज हमारी क्या हो गई बच्चे, लिंकिंग वर्ब हो गई। और लिंकिंग वर्ब के बाद कोई नाउन नहीं दे रखा, तो यहाँ पर क्या आना, हमारा कोई एडजेक्टिव आना। तो एडजेक्टिव आएगा तो यहाँ पर आएगा हमारा नियर। क्या आएगा बच्चे, नियर। तो नियर जो हमारा यूज होता है, प्रेडिकेटिवली यूज होता है, मतलब पहले नाउन प्रोनाउन आ रहा होगा, कोई लिंकिंग वर्ब आ रही होगी, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा। लेकिन इधर देखना, द होटल ये हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी कोई लिंकिंग वर्ब है, और ये एयरपोर्ट हमारा नाउन है। और इस नाउन से पहले द आर्टिकल आ गया हमारा, जिसे हम बोल देते हैं डिटरमिनर। तो अब यहाँ पर हमें ना तो कोई एडजेक्टिव चाहिए, ना हमें कोई एडवर्ब चाहिए। यहाँ पर आएगा हमारा नियर। लेकिन ये जो नियर काम करेगा, प्रीपोजिशन का काम करेगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद क्या आ रहा है, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बन के आ रहा है। क्लियर। तो नियर हमारा एक तो यूज होता प्रेडिकेटिवली, और एज ए प्रीपोजिशन भी यूज होता है। लेकिन नियर बाय जब भी यूज होगा, वो आपका एट्रीब्यूटिवली यूज होगा, ना कि आपका प्रेडिकेटिवली। इसलिए हमारा आंसर इस क्वेश्चन में, जो हमारे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर है वो नियर बाय है, ना कि नियर। क्लियर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। सर नियरेस्ट यूज नहीं हुआ, नियरेस्ट, नियरेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री, उससे पहले हमारा आर्टिकल द आता, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर हमारा आर्टिकल क्या आ रहा है, ए आ रहा है। क्लियर, इसलिए यूज नहीं हुआ। नियर का मैंने आपको बता दिया, तो नियर तो हमारा कैंसिल हो गया और ये भी खत्म हुआ। सर नियरली क्या हो, नियरली, नियरली का मतलब मैं बता दूं, नियरली का मतलब होता है ऑलमोस्ट। क्या होता है बच्चे, ऑलमोस्ट। नियरली का मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट होता है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं नियरली से रिलेटेड। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, इट टुक, इट टुक डैश 2 hours, 2 hours टू गेट, टू गेट हियर। ये 2 घंटे ले लेगा यहाँ आने तक, यहाँ यहाँ होने तक। अब ले लेगा यहाँ होने तक। अब एक बार तो करीब होने तक ले लेगा, या लगभग 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 2 घंटे ले लेगा, सर लगभग लगभग। इसलिए यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारा, नियरली आएगा। क्या आएगा, नियरली। यहाँ पर ऑलमोस्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन नियरली का मतलब ही क्या है, हमारा ऑलमोस्ट है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है। द टोडलर, टोडलर क्या होता है, टोडलर वो होता है जो बच्चा होता है ना, छोटा, जैसे जैसे लगभग
6-7 महीने का बच्चा जो बैठने लगता है शुरुआत में, जिसे डर होता है कि गिर ना जाए कहीं, क्लियर? तो 6-7 महीने, 8-9 महीने या साल भर का जो बच्चा होता है उसे बोलते हैं टोडलर। द टोडलर फेल। फेल हमारी क्या है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो हमारी इंट्रांजिटिव है। कैसी बच्चे? इंट्रांजिटिव वर्ब। कैसी? इंट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, क्लियर? ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, तो इसलिए यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन आनी। और चेयर से गिराया, जब कहीं से गिरते हैं, कहीं से हम गिरते हैं, ठीक है, उसके लिए हम फ्रॉम का यूज नहीं करते। तो सर किसका यूज करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं ओ डबल एफ। किसका यूज करते हैं बच्चे? ओ डबल एफ। ऐसा क्यों है? ओ डबल एफ का यूज हम इसलिए करते हैं जब भी तुम्हें लगे ना डिटेचमेंट को दिखा रहा है, जैसे हमें वहीं जाना पड़ेगा बच्चे, इधर ही। जब भी आपको लगे कोई चीज किसे दिखा रही है बच्चे? डिटेचमेंट को। किसे दिखा रही? डिटेचमेंट। ये डिटेचमेंट क्या होता है बच्चे? डिटेचमेंट का मतलब होता है अलग होना। क्या होता है बच्चे? अलग होना। अलग होना मतलब यानी कि जैसे मान लो कोई ये फूल बनाया, हमने पेड़ बनाया, अब इसे हमें इसे ब्रेक करना, इसे हमें क्या करना? तोड़ना है। जब अगर हम इसे तोड़ेंगे ना बच्चे, तोड़ेंगे तो ये अलग हो गया। देखो ये अलग हुआ। अलग कैसे हुआ? ऐसे हुआ अलग। सॉरी, इतना हिस्सा अलग है, इतना हिस्सा अलग। तो हमने इसे क्या करा? पेड़ से तोड़ ले लिया। तो जब भी किसी चीज को तोड़ते हैं, अलग करते हैं, तो उसके लिए डिटेचमेंट वर्ड यूज करते हैं। डिटेचमेंट मतलब अलग होना। तो उसके लिए जो प्रीपोजिशन आती है वो कौन सी आती है? ओ डबल एफ आती है। कौन सी आती है? ओ डबल एफ। अब जब बच्चा कुर्सी से गिरा, तो कुर्सी से जब गिरा तो वो ऑब्वियसली वो कुर्सी से अलग ही हुआ होगा। और जब वो कुर्सी से अलग हुआ है तो मतलब क्या हुआ? डिटेचमेंट हुआ। जब डिटेचमेंट हुआ तो प्रीपोजिशन हमारी कौन सी आएगी? ऑफ आएगी। लेकिन ऑफ के बहुत सारे यूज है, तो उसे देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला ही फेल। ही फेल रिक्त स्थान या डैश द हॉर्स। द हॉर्स, वह घोड़े से गिर गया। तब भी यहाँ पर क्या आएगा? हमारा ऑफ आएगा। इसी तरह से एक सेंटेंस आता, ही जम्प्ड। ही जम्प्ड डैश द ट्रेन। तब भी क्या आएगा? ऑफ आएगा, क्योंकि वो कूद गया। कहाँ से कूद गया? ट्रेन से कूद गया। इसी तरह से शी प्लग्ड, बहुत आता है सेंटेंस। शी प्लग्ड द फ्लावर डैश द ट्री। उसने पेड़ से फूल तोड़ लिया। अब पेड़ से तो हट गया ना फूल, तो वहां भी क्या आएगा? हमारा ओ डबल एफ आएगा। क्लियर? लेकिन ओ डबल एफ जो प्रीपोजिशन होती है हमारी, ये शॉर्ट डिस्टेंस को भी दिखाती है। किसे दिखाती है बच्चे? शॉर्ट डिस्टेंस को भी दिखाती है। किसे दिखाती है? शॉर्ट डिस्टेंस। जैसे मैंने बोला द स्कूल, द स्कूल इज ऑफ द एनएच, नेशनल हाईवे। मतलब स्कूल जो है ना, स्कूल नेशनल हाईवे के करीब ही है। नेशनल हाईवे के करीब, जैसे ये हाईवे जा रहा तो ये स्कूल की बिल्डिंग है। मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस, जैसे आपने देखा होगा हाईवे पर घर बने होते हैं, दुकानें होती है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस होता है हाईवे से। क्लियर? वो ऑन द रोड नहीं होता, ऑन द हाईवे नहीं होता। क्लियर? ऑन का मतलब हाईवे के बीच में। ऑन का मतलब हाईवे के बीच में। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं? ऑफ लगाते हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी ऑफ की। सब फ्रॉम क्यों नहीं लगा? फ्रॉम क्या दिखाता है? फ्रॉम दिखाता है स्टार्टिंग पॉइंट को। फ्रॉम किसे दिखाता है बच्चे? फ्रॉम दिखाता है बिगिनिंग पॉइंट को, जहां से कोई चीज स्टार्ट होती है। जैसे मैंने बोला कि ये कोई रेलवे स्टेशन है और ये कोई रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन से कोई ट्रेन चल रही है, ये चल रही ट्रेन। तो देखो कहाँ से चल रही है? फ्रॉम। और कहाँ को जा रही? टू। इसलिए फ्रॉम वहां लगाते हैं जहां से कोई चीज स्टार्ट होती है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। सर ऑन क्यों नहीं लगाया? ऑन, भाई चेयर पे गिरा, अगर चेयर पे गिरा है बच्चा तो ऑन लगा देते हैं। लेकिन यार नॉर्मली तुम सोचो, चेयर पे गिरता है, चेयर से गिरता है बच्चा, छोटा बच्चा, सर चेयर पे तो नहीं गिरेगा, चेयर से गिरेगा। अब ऐसा तो नहीं चेयर को गिराया, तो इसलिए टू भी नहीं आया हमारा। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है ये, तो यहाँ पर फ्रॉम तो आना नहीं, क्योंकि बिगिनिंग पॉइंट दिखाएगा। ऑन चेयर पे नहीं गिर रहा, चेयर को नहीं गिर रहा, आंसर हमारा आएगा ओ डबल एफ। क्लियर? उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखो, प्लीज अरेंज फॉर माई बोर्डिंग एंड लॉजिंग इन तिरुपति। क्लियर? अब देखो कुछ सेंटेंस ऐसा आते हैं जहां बच्चे फंस जाते हैं। क्लियर? फिलहाल तो इसका आंसर हमारा ए है। अब ए क्यों है? क्योंकि एक ईडियम होती है,
उस ईडीएम को आपको याद रखना पड़ेगा, वो ए से ही चलती है। देखो ईडीएम क्या होती है, फिक्स होती है, उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। ईडीएम क्या है हमारी, बोर्ड एंड लॉन्जिंग, बोर्ड एंड लॉन्जिंग। ये थोड़ा सा राइटिंग हो जाता है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ईडीएम हमारी क्या है बच्चे, बोर्ड एंड लॉन्जिंग। अब ये बोर्ड एंड लॉन्जिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू अकोमोडेट। क्या होता है बच्चे, टू एकोमोडेट। एकोमोडेट की स्पेलिंग याद रखना, आती है एकोमोडेट। टू एकोमोडेट का मतलब यानी कि जहां पर हमें खाना पीना और रहना होता, उसे बोलते हैं एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन। तो ये क्या कह रहा है, प्लीज अरेंज फॉर माई बोर्डिंग एंड लॉजिंग इन तिरुपति। तो यहाँ पर जो बोर्डिंग वर्ड है ना, ये कट जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, बोर्ड हो जाएगा, सॉरी। क्या हो जाएगा बच्चे, बोर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर बोर्ड एंड लॉजिंग ईडियम है, तो यहाँ पर बोर्डिंग नहीं आएगा, क्या आएगा बच्चे, बोर्ड आएगा। इसलिए हमारा आंसर नंबर क्या होगा, पहला होगा, आंसर होगा हमारा पहला। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी, क्लियर। ये कह रहा है कि भाई कृपया मेरा रहने का, खाने का, पीने का इंतजाम कर दो, कहाँ पर, तिरुपति में। नेक्स्ट देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। बस समझने वाले के ऊपर बात है कि वो कैसे समझ रहा है। देखो, शी हैज बेक्ड मेनी पीसेज ऑफ ब्रेड फॉर 2 आवर्स। सबसे पहली बात देखो, यहाँ पर दिया है फॉर, क्या दिया है बच्चे, फॉर प्रीपोजिशन, क्लियर। और 2 आवर्स इसका ऑब्जेक्ट दे दिया। तो तुम्हें याद हुआ होगा, टेंस में तुमने पढ़ा होगा, टेंस में एक कॉन्सेप्ट हर बच्चा पढ़ता है टाइम को लेके। एक होता सिंस, एक होता फॉर। सिंस के साथ जो आता वो आता पॉइंट ऑफ टाइम, क्या आता बच्चे, पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर के साथ आता ड्यूरेशन ऑफ टाइम, क्या आता बच्चे, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। लेकिन जब भी सिंस और फॉर वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हमारे दो टेंस आते हैं। टेंस कौन सा आते हैं, परफेक्ट। परफेक्ट या तो सिंपल परफेक्ट आएगा या परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा, या तो सिंपल परफेक्ट आएगा या परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा। चलिए यहाँ समझा देते हैं, बाद में आ जाएंगे यहाँ पर। यहाँ देखो, जब भी फॉर और सिंस वाली बात आएगी तो इनके साथ जब भी ये आएंगे, इनके साथ या तो परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा, क्या आएगा बच्चे, परफेक्ट कंटिन्यूस, या फिर आएगा सिंपल परफेक्ट, सिंपल परफेक्ट। अब मेरी बात सुनो, इधर मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे जैसे मैंने बोला, शी इज वॉचिंग टीवी सिंस 9 PM। वह 9 बजे से टीवी देख रही है। अब जो देख रही है 9 बजे से, ये जो सिंस वाला टाइम है ये पास्ट का टाइम है। ये कौन सा टाइम है, पास्ट का। लेकिन जब हम ये बात को बोल रहे हैं ना कि वे 9 बजे से टीवी देख रही है, तो प्रेजेंट में बोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाता है बच्चे, पास्ट प्लस प्रेजेंट। जो बात बोली गई, जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट जो है वो किसमें, वो प्रेजेंट में, किसमें, स्टेटमेंट प्रेजेंट में। लेकिन जो बात बोली गई है, कब से देख रही है, टाइम कब से, वो पास्ट से। जब पास्ट प्लस प्रेजेंट बनता है ना, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट बनता है, क्या बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब ये कंटिन्यूस है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। यहाँ पर आ जाएगा हमारा, शी हैज बीन वॉचिंग, क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस इसी के ऊपर देखो, ही हैज, ही हैज बीन नोइंग मी फॉर 2 years, फॉर 2 years। वह मुझे 2 सालों से जान रहा है। सर 2 सालों से जान रहा है, अभी तक जाना नहीं क्या। देखो नो वर्ब जो होती है ना, नो वर्ब ये मेंटल स्टेट की वर्ब होती है। या तो सामने वाला इंसान जानता है या तो नहीं जानता है, तो इसलिए ये कंटिन्यूस में नहीं बनती। और जब कंटिन्यूस में ये नहीं बनेगी तो बीन भी नहीं आएगा, क्लियर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे खाली हैज नॉन। क्या लिखेंगे बच्चे, हैज नॉन। तो यहाँ पर क्या बना हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या बना बच्चा हमारा, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट।
लेकिन ऊपर क्या होना था हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन एक सेंटेंस और देखो अच्छा, रोहित हैज बीन प्लेइंग 20 मैचेस फॉर 3 years, फॉर 3 years। रोहित 20 मैचेस खेल रहा है 3 सालों से। यार एक बात बताओ, कोई इंसान 20 मैच खेल सकता है एक साथ? वो खेल रहा है ना, इसने बोला खेल रहा है, कितने मैच, 20। 20 मैच खेल रहा है या 20 मैच खेल चुका है? तो यहाँ पर सर 20 मैचेस एक क्या है, रिजल्ट है। ये क्या बच्चे, एक रिजल्ट है। क्या है, रिजल्ट। और जब रिजल्ट दे देता ना, तो वहाँ कंटिन्यूस नहीं आता, वहाँ सिंपल परफेक्ट आता। तो यहाँ पर क्या आएगा, हैज प्लेड आएगा। क्या आएगा, हैज प्लेड। तो सिंपल परफेक्ट हमारा दो टाइम में यूज होगा। एक ऐसी वर्ब जिसका कंटिन्यूस ना बन सके, जिसका कंटिन्यूस ना बन सके, तब यूज होगा हमारा सिंपल परफेक्ट। जैसे नो वर्ब का कंटिन्यूस नहीं बनता, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हैज नो। एक तब जब कोई रिजल्ट दे दिया जाता, तब उसका क्या यूज होता हमारा, सिंपल परफेक्ट, हैज हैव हैड प्लस V3। क्लियर। आ जाओ अपने क्वेश्चन पे देखते हैं बच्चे। देखना क्वेश्चन हमारा ऐसे ही कुछ कर रखा है क्या? सर बिल्कुल ऐसे ही कर रखा है इन्होंने। तो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने ये करा है बच्चे कि मैनी पीसेस कर रखा है, मैनी पीसेस। ये क्या है बच्चे, रिजल्ट है। ये क्या है, रिजल्ट। और जब ये रिजल्ट है ना, तो आंसर हमारा हैज बीन बेकिंग नहीं होगा, और इस बेकिंग वाले का तो काम ही नहीं है। क्लियर। इस बेकिंग वाले का तो काम नहीं है। और हैज के बाद V3 आती है, तो ये भी गलत हो गया। आंसर हमारा नो इम्प्रूवमेंट, मतलब नो सब्सटीट्यूशन आर रिक्वायर्ड। मतलब सेंटेंस ऑलरेडी सही है, कोई गलती नहीं है। क्लियर। और जब ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं नो एरर वाले, या कोई गलती नहीं होती, तो भाई ये भारी पड़ते हैं सेंटेंस। ठीक है, ध्यान से देखना पड़ेगा इनको, आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। क्लियर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, ये हम आंसर तो कर दें, लेकिन जो मैं व्हाइट बोर्ड पे समझा रहा हूँ, व्हाइट डिस्प्ले पे समझा रहा हूँ, हमारा फोकस वहां ज्यादा होना चाहिए। क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये बहुत प्यारा वर्ड है, इसे हम यहीं पर डिस्कस कर लेंगे। मोमेंटस। आंसर लगाओ आप। चलो लगा लिया होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर देना आपने कौन सा लगाया था। आंसर इसका मोमेंटस का टेम्परेरी भी नहीं है, फ्लीटिंग भी नहीं है, और मोन्यूमेंटल भी नहीं है। आंसर इसका पहला इंपॉर्टेंट। मोमेंटस का मतलब होता सिग्निफिकेंट। क्या होता है बच्चे, सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट होगा या वाइटल होगा। वाइटल मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा जरूरी। क्लियर। तो मोमेंटस बच्चे उसे रिलेट करते हैं जैसे बहुत छोटे समय के लिए, क्षणिक समय के लिए। ऐसा नहीं है, मोमेंटस का मतलब क्षणिक नहीं होता भाई, वो होता मोमेंटरी। तो ये टेम्पोरेरी और फ्लीटिंग ये एक दूसरे के सिनोनिम है। तो इसके कुछ सिनोनिम बता दूं। जैसे एक वर्ड होता है हमारा मोमेंटरी। क्या होता है बच्चे, मोमेंटरी। और एक वर्ड और आता है एफेमरल। क्या आता है, फेमरल। बहुत वर्ड आता है, ये कई बार आता है। एक आता है फ्यूगिटिव। क्या था, फ्यूजिटिव। क्लियर। एक वर्ड आता है हमारा मोमेंटरी हो गया, ट्रांसिएंट बहुत आता है बच्चे, ट्रांसिएंट, क्षणिक। इसके लिए एक वर्ड और आ जाता है रैपिड। क्या आता है बच्चे, रैपिड, तेजी से। क्लियर। एक वर्ड तो सबको ही पता होता है, क्विक। ठीक है, ये भी तेज होता है। तो ये हमारे इसके सिनोनिम है। देखो मैंने टेम्परेरी का सिनोनिम हमारा क्या है, फ्लीटिंग भी है, मोमेंटरी भी है, फेमरल भी है, फ्यूजिटिव भी है, रैपिड भी है, ट्रांसिएंट भी है। क्लियर। ट्रांसिएंट, ट्रांसिएंट और क्विक भी है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। लेकिन मोमेंटस का आंसर भाई इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप चेक कर सकते हैं। अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं, ऑफलाइन क्लास में जब मैं प्रैक्टिस लेता हूँ, तो बच्चे कहते हैं नहीं जी सर, इसका आंसर तो फ्लीट होता, तेज होता, जल्दी होता। ऐसा नहीं है यार। देखो किसी भी चीज को अगर तुम बहुत ज्यादा अड़ के पढ़ोगे, मतलब कट्टर होके पढ़ोगे, तो यह वो चीजें समझ में नहीं आएंगी। जो आपको मैं बता रहा हूँ, जस्ट यकीन करो, फोकस करो उस पर। मोमेंटल क्या होता है, मोन्यूमेंटल, सॉरी मोन्यूमेंटल। आंसर नहीं है इसका कहीं, मोन्यूमेंटल आंसर लगा दो। आंसर ये भी नहीं, आंसर ये भी नहीं, आंसर हमारा यही है। मोन्यूमेंटल होता है मोन्यूमेंट से संबंधित, मतलब स्मारक संबंधी। इसे क्या बोल देते हैं, स्मारक संबंधी, स्मारक संबंधी। ये कभी तुम्हें सिनोनिम में नहीं मिलेगा, बेफिक्र रहना। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। 6 नंबर देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हमें व्हाइट बोर्ड पर जाना पड़ेगा इसके लिए। ऑल द स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर द न्यू प्रोफेसर
इन द ऑडिटोरियम। देखो आंसर क्या है। आंसर तो आपका सही हो सकता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता आपको क्या होगा। देखो होल द स्टूडेंट्स में ही गलती है, आंसर हमारा सी है। लेकिन अभी वापस आएंगे यहाँ पर, पहले डिस्कस करते हैं इसके बारे में। थोड़ा नीचे चलते थोड़ा सा, इसे लेके। अच्छा ये भी नीचे जा सकता है, चलो अच्छी बात है, ये चला गया नीचे तो। अरे वाह, आज कहते हैं ना कुछ सीखने को मिलता है इंसान को। आ जाओ। देखो एक होल वर्ड होता है, ठीक, और एक होता सेम। ये हमारे पोस्ट डिटर्मिनर होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? पोस्ट डिटर्मिनर। अगर इनके बाद कोई डिटर्मिनर आ रहा है तो वो डिटर्मिनर पहले आएगा, यहाँ से ये कट जाएगा। जैसे मैंने बोला होल द क्लास इज वेटिंग फॉर मी, तो होल द क्लास नहीं होगा, द होल क्लास होगा। तो द यहाँ से कट के कहाँ आ जाएगा? द यहाँ आ जाएगा। क्लियर? दूसरा देखो, वी मेट वी मेट एट सेम द टाइम। अब तुमने कभी सुना है क्या एट सेम द टाइम या एट द सेम टाइम? सर एट द सेम टाइम होता, एट सेम द टाइम तो नहीं होता। तो यहाँ पर ये द यहाँ से हटके कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा द। लेकिन तुम्हें एक चीज बताऊँ मैं होल की, ये जो होल वर्ड है ना, होल, ठीक है, ये अपने साथ हमेशा सिंगुलर नाउन लेता है। क्या लेता है बच्चे? सिंगुलर नाउन लेता है, कभी भी प्लूरल नाउन नहीं लेगा। क्लियर? अगर प्लूरल नाउन लेगा तो उसकी जगह कुछ और आएगा। लेकिन पहले समझो, मैंने बोला होल होल द टीम होल द टीम इज रेडी टू प्ले। तो होल द टीम नहीं होगा, द होल टीम होगा। तो द यहाँ से हमारा कट जाएगा। क्लियर? तो द यहाँ से खत्म हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चे? द होल टीम। लेकिन होल का एक केस हो, देखो द होल इंडिया इज वेटिंग फॉर द गुड डेज। फॉर द गुड डेज मतलब वो अच्छे दिन जो वादा किया गया था, ठीक है, कि अच्छे दिन आएंगे, अभी तक आए नहीं। बेरोजगारी का टाइम है हमारा, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पार्टी से रिलेटेड नहीं भाई, कभी कोई दिल पे ले। तो देखो ये मेरी बात सुनो, यहाँ द होल जो है ना, द होल के बाद एक नाउन आया, और कैसा नाउन है सर? प्रॉपर नाउन है। जब भी तुम्हें कोई प्रॉपर नाउन मिल जाए तो वहाँ पर द होल नहीं आएगा, वहाँ पर आएगा द होल ऑफ। क्या आएगा बच्चे? द होल ऑफ इंडिया। जैसे द होल ऑफ इंडिया, द होल ऑफ चाइना, द होल ऑफ फ्रांस, द होल ऑफ अमेरिका। तो याद रखना द होल ऑफ उत्तर प्रदेश, द होल ऑफ उत्तराखंड, द होल ऑफ राजस्थान। क्लियर? लेकिन अगर कोई कॉमन नाउन आ रहा तो हम बोल सकते हैं द होल कंट्री, द होल स्टेट, द होल क्लास, द होल टीम। बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें ऑफ लगाने की नीड नहीं है। एक तो ये हमारा होल वाला केस खत्म हुआ। लेकिन एक सेंटेंस हम देते हैं। मैंने बोला द होल बॉयज। बच्चे द होल बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, इन द फील्ड। इधर देखो, अब यहाँ पर आर भी आ रहा है, और बॉयज भी आ रहा है, और होल भी आ रहा है। तो बच्चे हम बॉयज तो हमारा नाउन है, और नाउन के हिसाब से ये वर्ब आई हमारी, तो नाउन को नहीं काटे, लेकिन डिटर्मिनर को हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि होल तो हमारे साथ सिंगुलर नाउन लेता है। लेकिन यहाँ तो बॉयज आ गया, और जब सिंगुलर नाउन आता तो वर्ब कैसी आती है हमारी? सिंगुलर आती, लेकिन यहाँ तो वर्ब भी प्लूरल आ गई। तो आप एक काम करो ना, तो द होल को ना काटो, द होल को यहाँ मत रखो, यहाँ लगा दो द ऑल। क्या लगा दो? द ऑल। लेकिन गलती अभी भी है, मैं तुम्हें बता दूं। जैसे होल और सेम का केस है, इसी तरह से एक होता ऑल, हाफ और बोथ। ये हमारे प्री डिटर्मिनर होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? प्री डिटर्मिनर, पहले आने वाले। अगर इनसे पहले कोई डिटर्मिनर लिखा है तो वो उठ के बाद में जाएगा।
वो कहाँ जाएगा बाद में, और यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह से जो हमारा ये द आया है, द ऑल, तो ये गलत है, तो द ऑल नहीं होगा, यहाँ पर होगा ऑल द। क्या आ जाएगा हमारा, ऑल द बॉयज आर वेटिंग आर प्लेइंग इन द फील्ड। क्लियर। तो याद रखना, जब भी ऑल, हाफ और बोथ वाला क्वेश्चन आए हमारा, तो हमें उसे कैसे डिस्कस करना, ये हमने आपको बता दिया। आ जाओ अपने क्वेश्चन पे चलते बच्चे। क्वेश्चन देखो हमारा ये, होल द स्टूडेंट्स, देखो आर, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आर आ रहा है और यह भी प्लूरल आ रहा है, तो होल द स्टूडेंट्स होगा या ऑल द स्टूडेंट्स, सर ऑल द होगा। यहाँ पर क्या करा जाएगा हमें, ऑल द। क्लियर। अब द ऑल नहीं होगा, क्योंकि ऑल से पहले द नहीं आ सकता। आंसर हमारा कौन सा है, इसलिए सी आंसर। सर एक बात याद रखो, पहला क्यों नहीं लगाया, पहला इसलिए नहीं लगाया, देखो ऑप्शन जो एरर है हमारी, एरर जो लिखी हुई है हमारी, उसमें तो ए पार्ट है, लेकिन ऑप्शन में ध्यान रखना पड़ेगा, ये ए पार्ट कौन से ऑप्शन में दे रखा, पहला ऑप्शन तो नो एरर वाला दे रखा, और जबकि चौथा आंसर है वो नो एरर वाला जो है, लेकिन हमारा आंसर कौन सा बैठा है बच्चे, सी। हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना, एरर तो हमें पढ़ने के लिए दी जाती है बस, जो हमारा ये सेंटेंस लिखा है, लेकिन ऑप्शन हमें क्लिक करने के लिए दिया गया, तो इसमें गलती मत करना। क्लियर। आ जाओ आगे, अगला सेंटेंस। बहुत अच्छा सेंटेंस, आपने बहुत टीचरों से पढ़े होंगे वॉइस नरेशन। आई होप, मुझे उम्मीद भी है कि आपके वॉइस नरेशन गलत भी नहीं होते होंगे, लेकिन ये करके दिखाओ ना। शी सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू स्टार्टअप। क्लियर। तो बच्चों का अक्सर आंसर ये वाला होगा, बी। अगर बी लगाया तो आप गलत हो बच्चे, बी आंसर गलत है। ठीक है। शी टोल्ड मी दैट शी इज गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, ये भी गलत है हमारा। ठीक है। और डी, डी हमारा बिल्कुल गलत है, डी भी हमारा बिल्कुल गलत है। आंसर हमारा होगा पहला। अब जैसे ही मैंने पहला आंसर बोला तो बच्चों का दिमाग खराब हो जाएगा। सब्र करो, सीख लो, आज सिखा रहा हूँ, इन फ्यूचर नहीं भूलोगे। याद रखना, मैंने यहाँ पर क्या यूज करा, आई एम गोइंग टू स्टार्ट। क्लियर। तो मैं थोड़ा सा यही बताने की कोशिश करता हूँ, चलो व्हाइट बोर्ड पे समझाते हैं। बस ये ध्यान रखना, आई एम गोइंग टू स्टार्ट, मैं लिख भी रहा हूँ सेंटेंस। इधर ध्यान दो। शी सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू स्टार्टअप। स्टार्टअप। क्लियर। बच्चे पहले देखो, ये जो गो वर्ब है ना, गो वर्ब, जो गोइंग वर्ब है ना, ये दो चीज को दिखा रही है। एक तो ये मोशन को दिखा रही, और एक ये नॉन मोशन को दिखा रही। मोशन मतलब गति, और एक मतलब जिसमें गति नहीं है। क्लियर। तो ये क्या कह रहा है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू स्टार्टअप, मैं जा रहा हूँ, कहीं जा रहा है वो चल के, या स्टार्ट करने वाला है। सर जा नहीं रहा है, वो स्टार्ट करने वाला है। लेकिन एक सेंटेंस देखो यहाँ पर, ये शी सेड टू मी आई एम गोइंग टू दिल्ली। क्लियर। अब यहाँ बताना, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। यहाँ मोशन है ना, हाँ बिल्कुल मोशन है सर, वो काशीपुर से, देहरादून से, मुंबई से दिल्ली जा रहा है मान लो, तो यहाँ मोशन है। वो ऊपर वाले सेंटेंस में क्या कह रहा है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू स्टार्टअप, मैं एक नया स्टार्टअप करने जा रहा हूँ, या करने वाला हूँ, सर करने वाला हूँ। क्लियर। तो जब भी तुम्हारा एम गोइंग टू आए, एम गोइंग टू आए, क्या है बच्चे, एम गोइंग टू, और साथ में यहाँ पर क्या आए, V1 आ जाए, तो ये किसे दिखाती है, फ्यूचर को दिखाता है। ये लिखा हुआ प्रेजेंट में, लिखा हुआ किसमें, प्रेजेंट में, लेकिन टेंस कौन सा है इसका, फ्यूचर। कैसा बच्चे, फ्यूचर। जब भी इस तरह का सेंटेंस आएगा, जब गो वर्ब का मतलब मोशन ना हो, मोशन ना हो, नॉन मोशन की वर्ब दी गई हो, तो ये फ्यूचर को दिखाती है। तो हम कैसे करेंगे, शी टोल्ड मी दैट, आई किसके हिसाब से चेंज होगा, शी के, शी। अब शी तो यहाँ पर लिख दिया, फ्यूचर में क्या होगा, यहाँ पर विल, विल ही मान के चलेंगे, विल या शेल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, वुड हो जाएगा। अब वुड, एम गोइंग टू का मतलब हुआ वुड, और स्टार्ट का स्टार्ट ही रहेगा।
और ए न्यू बिजनेस ऐसे रहेगा। लेकिन इधर देखना, इधर क्या हो जाएगा बच्चे, इधर ये हो जाएगा शी टोल्ड मी डेट, आई के हिसाब से शी यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर मोशन है, यहाँ मोशन है गति में, तो यहाँ पर शी के साथ क्या आ जाएगा, वॉस आएगा, और वॉस के साथ यहाँ पर क्या आएगा हमारा, गोइंग आएगा। क्या बच्चा आएगा, गोइंग आएगा, और टू दिल्ली आएगा। अगर आपने हमारी क्लास नहीं देखी नरेशन की, तो नरेशन की क्लास में देख लेना, ये सेंटेंस हमने पढ़ाए नरेशन की क्लास में, क्लियर। तो इसलिए कहता था मैं कि नरेशन वॉइस देखते थे ना, वो सेंटेंस हमने कराए जो आपने दूसरे टीचर से नहीं पढ़े होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके टीचर ने नहीं पढ़ाए तो आपके टीचर गलत है, कुछ रह जाता, कुछ हम नहीं पढ़ा पाते, कुछ वो नहीं पढ़ा पाते, ऐसा होता है, लेकिन जहाँ से ज्ञान मिले वहां से समेट लो भाई, क्लियर। आ जाओ आंसर देखते हैं हम इसका। बताओ, आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू स्टार्टअप, यहाँ पर ये क्या है, फ्यूचर टेंस है बच्चे, क्या है ये, फ्यूचर टेंस है, क्या है बच्चे, फ्यूचर। तो आंसर क्या होगा हमारा, वुड वाला आंसर होगा, क्लियर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखो 8 नंबर, फाइंड द करेक्ट वन। देखो अभी एसएससी सीजीएल 2025 हुआ, स्टेनो हुआ, ठीक है, फेज हुआ, उसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत मिले, फाइंड द करेक्ट वन। अब फाइंड द करेक्ट वन करने में बड़ी दिक्कत आती, तो इसे देखते हैं कौन सा सही होगा कौन सा सही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसे सही करने से पहले एक बात याद रखना, एक होता है बिफोर और एक होता है आफ्टर। इसका स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है, थोड़ा लेंथी हो जाएगा टाइम की वजह से, दिक्कत है। सब्जेक्ट प्लस, यार ये राइटिंग क्यों हो जाता है मसला, चलो व्हाइट बोर्ड पे ही चलते फिर। देखो आफ्टर बिफोर वाला, ये पास्ट परफेक्ट में यूज होते हैं, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हेड प्लस वी थ्री। तुमने सुना होगा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, मेरे यहाँ आने के बाद ट्रेन गई। इस तरह के सेंटेंस सुने होंगे, जी बिल्कुल सुने। तो सुनो, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम हियर, क्लियर। अब ऐसा जरूरी नहीं कि डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मरता, हो सकता है डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा हो, तो वो भी सेंटेंस लिख देता है। द पेशेंट, सॉरी, एक, द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम हियर। इसे समझो, जब सेंटेंस में बिफोर दिया गया हो, बिफोर, तो बिफोर से जो आगे क्लोज दी गई है, इसे सोच लो। बिफोर द डॉक्टर केम हियर, मान लो डॉक्टर आया 9 बजे, डॉक्टर कितने बजे आया, 9 PM पर आया, और मरीज मर गया 8 AM पर। तो जो काम पहले हुआ, वो पहले वाला काम किस में जाएगा, हेड प्लस वी थ्री में, और जो काम बाद में हुआ वो किस में जाएगा, पास्ट में, क्लियर। तो बिफोर द डॉक्टर केम हियर, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था, तो इसलिए याद रखना हेड डाइड यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो कॉन्सेप्ट हमारा बना, बिफोर वाली जो क्लोज है, बिफोर वाली जो क्लोज है, ठीक है, बिफोर वाला जो सेंटेंस है, वो हमेशा किस में लिखा जाएगा, पास्ट फॉर्म में लिखा जाएगा, V2 में लिखा जाएगा, किस में लिखा जाएगा, V2 में। लेकिन बिफोर से पहले जो मेन क्लोज लिखी है, ठीक है, सिंपल क्लोज जो लिखी है, वो हमेशा किस में लिखी जाएगी, हेड प्लस V3 में लिखी जाएगी, याद रखना। लेकिन ये कब कहानी है, ये कहानी तभी होगी जब दोनों सेंटेंस का प्रेफरेंस यानी कि रेफरेंस जो है वो पास्ट में हो, क्लियर। नहीं तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस भी आ सकता है, लेकिन आगे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया गया होगा, वो जब सेंटेंस आएगा हम तब बात करेंगे, अभी हमें ज्यादा लंबी बात नहीं करनी। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हेड कम हियर। अभी जो आफ्टर वाली क्लोज है, आफ्टर द डॉक्टर हेड कम हियर, डॉक्टर यहाँ पर आया 9 PM पर, और मरीज मरा 10 PM पर। डॉक्टर तब तक इलाज कर रहा था, डॉक्टर ने इंसुलिन लगाया, इंजेक्शन लगाया,
और उसके इंजेक्शन लगाने के कुछ देर बाद पेशेंट मर गया। तो ऐसा हो सकता है ना, क्या दिक्कत है? जाने कितनी जगह ऐसा होता है, अक्सर यही होता है। तो डॉक्टर पहले आया, जो काम पहले होगा वो हमारा किस में होगा भैया? सिंपल पास्ट, सॉरी, जो काम पहले होगा वो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में होगा वो जाएगा हमारा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में। पहले वाला काम किस में गया? पास्ट परफेक्ट में। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। तो आफ्टर वाली क्लोज किस में लिखी जाएगी? हेड प्लस वी थ्री में। आफ्टर से पहले वाली क्लोज किस में लिखी जाएगी? सिंपल पास्ट में। क्लियर? उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। लेकिन एक बात याद रखना, दोनों क्लोज में, मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज में, कभी भी, मतलब दोनों सेंटेंस में कभी भी हेड प्लस वी थ्री एक साथ यूज नहीं होगा कि इधर भी हेड प्लस वी थ्री आ जाए और इधर भी हेड प्लस वी थ्री आ जाए। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा नहीं होगा। क्लियर? उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। बाकी सेंटेंस समझाते हैं। देखो, द ट्रेन हैड डिपार्टेड आफ्टर दे रखा माई ब्रदर हैड कम। तो दोनों टेंस में हमारा पास्ट परफेक्ट दे रखा हैड कम और हैड डिपार्टेड, तो ये हमारा गलत हो गया, ये आंसर हमारा नहीं होगा। फिर नेक्स्ट देखो, द ट्रेन हैड डिपार्टेड आफ्टर माई ब्रदर कम। आफ्टर माई ब्रदर कम, मेरे भाई के आने के बाद, मेरे भाई के आने के बाद, मेरा भाई पहले आया ना, और द ट्रेन हैड डिपार्टेड, और ट्रेन जब निकली। तो भाई यहाँ तो ट्रेन को पहले निकाल दिया गया, यहाँ तो बिफोर होना चाहिए था आफ्टर की जगह। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है मेरे भाई के आने के बाद, तो मेरा भाई कितने बजे आया? 9 बजे, और ट्रेन कितने बजे गई? 9:30 पर। तो ये तो सेंटेंस गलत बैठ रहा, हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो गया। द ट्रेन हैड डिपार्टेड, द ट्रेन हैड डिपार्टेड आफ्टर माई ब्रदर केम। मेरे भाई के आने के बाद, देखो ऊपर क्या था? कम था, जो हमारा वैसे भी गलत बैठता था। कैसे गलत बैठता था? विरोधक के साथ जो ना कम आ ही नहीं सकता, V1 आ ही नहीं सकती। कम तो या तो V3 होता, देखो कम, केम और कम, या तो केम आता वहां पर, केम की वजह से गलत होता है, और वैसे भी गलत हो रहा है। क्लियर? द ट्रेन हैड डिपार्टेड आफ्टर माई ब्रदर केम, यहाँ पर केम सही तो दिया है, ठीक है, लेकिन मेरे भाई के आने के बाद, भाई पहले आया और ट्रेन ट्रेन पहले निकल गई, ऐसा नहीं हुआ। जबकि भाई पहले आया और ट्रेन बाद में गई, ये उल्टा बोल रखा है हमारा, ये भी गलत है। आंसर हमारा होगा चौथा। देखो, द ट्रेन डिपार्टेड, ट्रेन निकली, ट्रेन निकली आफ्टर माई ब्रदर हेड कम, मेरा भाई 9 बजे आया और ट्रेन कितने बजे गई? 9:30 बजे गई। और ऐसे भी समझ लो, हेड वाली क्लोज में क्या आता है? हेड प्लस वी थ्री, और हेड से पहले वाली क्लोज में क्या आता है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखो, she told me that my brother is wiser than his friend। बच्चे आंसर लगाओ, क्या होगा आंसर? आंसर होगा इसका पहला। सुनो, अगर मेन क्लोज हमारी पास्ट में दी गई है, मेन क्लोज हमारी किस में दी गई है? पास्ट में, तो जो देट वाली क्लोज होती वो भी हमारी किस में होगी बच्चे? पास्ट में होगी। तो यहाँ पर क्या दे रखा? इज दे रखा, इज ना के क्या आएगा? वॉस आएगा। क्या आएगा? वॉस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसे काट के वॉस करेंगे। अब ये देखो, ये कौन से पार्ट में है? देन वाला पार्ट तो सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। सी वाला भी सही है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। आंसर हमारा ए। क्लियर? तो मेरी बात सुनो, इधर एक सेंटेंस में बता देता हूँ। जैसे मैंने बोला, ही टोल्ड मी दैट आई गो देयर, उसने मुझे बोला था कि मैं जाता हूँ वहाँ, या मैं वहाँ जाता था। तो जाता था, तो गो नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? वेंट आएगा। मैं वहाँ गया था। क्लियर? तो यहाँ पर जब भी मेन क्लोज हमारी किस में है? पास्ट में, तो सबऑर्डिनेट क्लोज किस में आएगी बच्चे? पास्ट में ही आएगी, ध्यान रखना। आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस देखो, लास्ट सेंटेंस है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। इंप्रूवमेंट मतलब जब अंडरलाइन किया गया उसमें ही हमें गलती बतानी है। आई डिवाइडेड द एप्पल बिटवीन ही एंड यू। सबसे पहली बात देखो, जब भी कोई प्रीपोजिशन आती है ना, क्या आती है बच्चे? प्रीपोजिशन। तो उसके बाद हमेशा क्या आता? ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है बच्चे? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया ही, लेकिन यू तो ऑब्जेक्ट है, तो यू सब्जेक्ट भी है। तो ये नो इम्प्रूवमेंट वाला तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट तो करना पड़ेगा हमें इसमें। अब देखो, एक ऑप्शन ये मिल गया हमें बी, तो इसमें भी ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया, तो ये भी हमारा गलत हो गया। दो ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही एलिमिनेट हो गए।
अब आंसर ए है या सी है। अब तुमने पढ़ा होगा 231 और 123। 231 लगता है जनरल सेंस में, किसमें लगता है बच्चे? जनरल सेंस में। और दो 123 लगता है निगेटिव चीजों के लिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, गिल्ट के लिए, सॉरी के लिए। क्लियर? अभी 231 123 क्या होता, इसे यहाँ जानते हैं थोड़ा बहुत। देखो, एक होता आई और वी, इसे हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, जिसे हम बोल देते हैं वन। क्या बोल देते हैं? वन, फर्स्ट पर्सन। एक होता हमारा यू, जिसे हम बोल देते हैं सेकंड पर्सन। और एक होता हमारे ही, शी, दे, इट, या कोई नाम। ठीक है, ये किस में काउंट होते हैं? हमारे थर्ड पर्सन में काउंट होते हैं। तो यहीं से हमने क्या निकाला? 1 2 3 निकाला। क्लियर? जब जनरल सेंस की बात होती है ना, जनरल सेंस की, तो वहां पर 231 लगता है। और यहाँ पर जब तुम्हें लगे कोई सॉरी फील हो रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी फील हो रही, गिल्ट फील हो रहा है, तो वहां पर 123 लगता है। तो अब यहाँ पर क्या लगेगा बच्चे? 231 लगेगा। अब 231 लगेगा, क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पर जनरल बात हो रही कि मैंने बांटे था एप्पल बिटवीन ही एंड यू, मतलब यानी कि उन दो के बीच में बांटा था। तो आंसर हमारा ये भी हो सकता है, हिम एंड यू। और आंसर हमारा यू एंड हिम भी हो सकता है। लेकिन 231 लगाने के लिए पहले क्या लिखना पड़ेगा आपको? पहले लिखना पड़ेगा आपको 2, फिर लिखना पड़ेगा 3, फिर लिखना पड़ेगा 1। तो 1 तो आई और वी वाला तो दिया नहीं गया, आई और वी वाला तो दिया नहीं गया, मतलब 23 लगेगा। 23 के लिए पहले क्या आएगा? यू, और फिर क्या आएगा? हिम। 31, मतलब 23 के लिए 3 बाद में आएगा, पहले 2 आएगा। आंसर हमारा सी होगा, ना कि गलत। वैसे ये सही है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दे रखे, लेकिन इसका जो ऑर्डर है वो गलत दे रखा है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। और ये 10 क्वेश्चन थे, अभी स्टार्टिंग है प्रैक्टिस की। तो आने वाले टाइम में क्या होगा, आज 10 हो रहे हैं तो कल 100 क्वेश्चन भी हम करेंगे जब एसएससी स्टेनो की बात आएगी। क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन एसएससी स्टेनो में आते हैं, और एसएससी स्टेनो की इंग्लिश का जो लेवल होता है ना, वो अच्छा ही होता है, कम नहीं होता। लोगों ने हवा उड़ा रखा कि सीजीएल का लेवल अच्छा होता है, सीजीएल का मैथ्स अच्छा होता है। ठीक है, सीजीएल की इंग्लिश बहुत ईजी होती है यार। प्री में 25 नंबर की इंग्लिश आती है, फिर हमारे 45 क्वेश्चन मेंस में आ रहे हैं। ठीक है, तो इतना नहीं है, बस हवा बना रखी। और इंग्लिश भाई इजी है, इंग्लिश इजी है। देखो लाइन पढ़ो, इंग्लिश इज इजी इफ यू फॉलो माय कॉन्सेप्ट्स। अभी आप फाउंडेशन बेच नहीं पढ़े हो, जब फाउंडेशन बेच पढ़ोगे ना, तो ये सारी चीजें इजी लगने लगेंगी। और जिन बच्चों ने पढ़ा है ना, तो उन्हें इजी भी लगती है। तो आप एक काम करना, जिन बच्चों ने पढ़ा है ना, तो कमेंट बॉक्स में आंसर के रिप्लाई भी करना। क्लियर? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भाई। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।